गुड इवनिंग गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। जैसे कि आप सब जानते हैं मुझे और मैं सुनाती हूँ आप सबको स्टोरी, तो आप सब दिल थाम के बैठिए। अब सुनने वाले हैं मुकद्दर का सिकंदर। जिन्होंने नहीं सुना वो जाके सुन ले और शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। मैं नहीं बोलती हूँ तो यार अपने मन से कर लो, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं स्टोरी। प्रीवियस पार्ट भी लेते हैं। प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि हमारी जो मैडम होती हैं, चलो हमारी मैडम रहने देते हैं, हमारी मेरी मैडम नहीं है, मतलब वो है किसकी मैडम, कंगना की। तो वो मैडम या सर जो भी हैं, तो वो आती हैं, उनके साथ इतनी बदसलूकी से बात करती हैं, और या यूँ कह ले व्यवहार करती हैं, या यूँ कह ले बर्ताव, बिहेवियर जो भी है, वो करने के बाद खुद रोने लगती हैं। वो खुद वॉशरूम में जाके वो शावर को ऑन करके, वो जब रो रही होती हैं, वो इसलिए शावर को ऑन करके रो रही होती हैं कि उनकी सिसक कहीं कंगना तक पहुंच ना जाए। कहते हैं ना कि कैसे, पता नहीं कैसा प्यार होता है ना, कि मतलब ये लोग दूर रह भी नहीं पाते और पास होने के बाद भी नजदीक आ नहीं पाते। इनके प्यार का जो खुमार होता है वो पता नहीं बड़े अलग ही लेवल पे जा रहा होता है, बड़े ही अलग ही तरीके से जा रहा होता है। हमारी जो सानिया होती हैं, इतना गुस्सा कंगना को लेके क्यों होती हैं, आई डोंट नो। बट आगे शायद चले पता कि आखिर हुआ क्या था, उनकी स्टोरी में विलन कौन था। तो अब वो रो रही होती हैं, उनको गिल्ट हो रही होती है, जो उनके पैर में जो चोट लग चुकी होती है, जो उन्होंने किया होता है। शानिया को वो तकलीफ दे रही होती है, और तो जो हमारी शानिया है वो जानबूझ के तो कुछ की नहीं होती है, मगर उनसे जो चीज़ें हो चुकी होती हैं, अब उन बारे में वो सोच रही होती हैं कि आखिर वो करे क्या, क्या करे जिससे कि हमारी कंगना खुद पे खुद आके वो बोल दें कि जो भी है उन्हीं का किया धरा है। अब वो ये सोच रही होती है, वो अब सोच चुकी होती हैं कि अब उनके दिमाग में बैठ चुका होता है कि सान्या सही है और कंगना गलत है। मगर ऐसा नहीं होता है यार। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो आंखों से जो चीज़ें देखे होते हैं वो गलत भी हो सकती है। सान्या जो होती है वो वॉशरूम से निकलती है, कंगना को देखती है कि कंगना बैठी हुई है, वो मैगजीन पढ़ रही होती है। वो मैगजीन पढ़ रही होती है, दोनों एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ एक दूसरे को नहीं बोलते हैं। फिर वो जब दोबारा नहा के आई होती हैं, वो फिर से तैयार होती हैं और ऑफिस जाने के लिए। ऑफिस वो जाने लगती हैं और कुछ वो नहीं बोलती हैं कंगना को, और वो चली जाती हैं। कंगना अपना फ़ोन उठाती हैं और फ़ोन उठाने के बाद कविता को कॉल लगाती हैं। कविता को कॉल लगाती हैं, कविता से कहती हैं कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, और इसके गुस्से की वजह से कहीं ये ना हो कि हम दोनों का रिश्ता बिखर जाए। तो कहती कंगना को, जब कविता बोलती है तो कहती कि पर तूने शादी को एक्सेप्ट क्यों किया था, तू तो शायद सामने से प्यार नहीं करती। कहती खड़ूस कितना भी खराब हो, कड़वा करेला, मगर उसके दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए थोड़ा सा तो कुछ तो है जो वो एक्सेप्ट नहीं करे। तो कहती कि ये मतलब, जब कविता बोलती है तो कहती कि पता नहीं यार, मुझे भी कुछ श्योर नहीं है। जब तक मैं श्योर नहीं हो जाती तब तक मैं कुछ बोल नहीं सकती। तब तक एक इंसिडेंस होता है कि वो जो हमारा अंश होता है वो उसके कमरे से गुजर रहा होता है, उसका कमरे का दरवाज़ा खुला होता है, जिससे कि उसके पैर की पट्टी दिख रही होती है, और जो हमारी कंगना होती है वो दिख रही होती है। जब उसके पैर की पट्टी और कंगना को देखता है तो वो अंदर आता है, उसके दरवाजे को दो तरफ करने के बाद वो आता है अंदर। और जो कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारी शानिया जो होती हैं, अपना फ़ोन एक बार जाती हैं, वो उनके लिए गिफ्ट लेके आती हैं, और फ़ोन वो घर पे ही भूल गई होती हैं अपने कमरे में। अब वो जैसे ही जाती हैं, कार में बैठती हैं, बैठने के बाद ड्राइवर को बोलती हैं चलने के लिए। फिर उसके फ़ोन की ज़रूरत उसको लगती है तो कहती है कि अरे पॉकेट, वो देखती है, टटोलती है तो उसको मिलता नहीं है।
और जब मिलता नहीं है तो अब वो थोड़ा सा कहते कि फ़ोन कहाँ रह गया, मैंने फ़ोन किसको दिया था। फिर उसको याद नहीं आ रहा होता है, तो फिर कहती है कि शायद मैंने कमरे में छोड़ दिया। तो ड्राइवर को बोलती है कि कार घर की तरफ ले लो और थोड़ा जल्दी। तो कहते हैं कि जी मैडम। वो घर की तरफ कार ले लेता है और वो बहुत जल्दी ही, बस कुछ ही मिनट की दूरी पे वो पहुंची होती है। तो वापस आके वो अपना फ़ोन लेने के लिए जाती है। इधर अंश उसके कमरे में दाखिल होता है। कविता जो होती है उसके कॉल पे होती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो कहते हैं कि तुम्हारे पैर में क्या हुआ कंगना। तो कहती है कि कुछ नहीं हुआ। तो कहती है कि नहीं कुछ तो हुआ, और ये ऐसे कमरे का हालत। तो कहती हैं कि अंश कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ यहाँ से। तो कहते हैं कि तुम बता क्यों नहीं रहे, दी ने कुछ किया। हाँ, तुम्हारा ये हाल दी ने किया है ना, बोलो। तो कविता भी कॉल पे सुन रही होती है अंश की बातें। कहती है कि तुम क्यों दी के साथ क्यों रह रही हो, तुम देख रही हो कैसे जल्लाद बन चुकी हैं। हाँ, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम उनके साथ हो। ये सारी चीज़ें जो भी हुआ है ना, मैं जाके मॉम को बता दूंगा। तो बड़ी ताई वो आवाज़ देने लगता है, बड़ी ताई। वो जब बड़ी ताई चिल्ला रहा था, कहती कि अंश प्लीज़ मत हल्ला करो, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे और मेरे शादी के बीच की बात है, मेरे पति के बीच की बात है, तुम इसमें ना पढ़ो। तो वो उसको शोल्डर से पकड़ता है, कहते कि कैसे ना पढ़ूं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। मैं भूत बन के तुम्हें ऐसे तड़पते हुए दुख में झेलते हुए नहीं देख सकता। जब वो ये कह रहा होता है तो तब तक हमारी जो सानिया होती हैं वो दरवाज़ा दाखिल कर चुकी होती है दरवाजे को, और उनके पीछे उनकी बड़ी माँ जो होती हैं, मतलब जो यशी जी होती हैं वो भी आ चुकी होती हैं। जब यशी जी भी पीछे आ चुकी होती हैं और जब शानिया ऐसे देखती है उसका गुस्सा मतलब वो तिलमिला उठती है। और अब वो उसके होता है ना कि कंट्रोल से बाहर हो जाता है। कहती वो पीछे से ये आवाज़ देती है, यश। तो जब वो पीछे से आवाज़ आता है, सॉरी अंश, तो वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो कहता है कि आप ये जो कर रही हैं ना इसके साथ, कंगना के साथ, मैं बड़ी ताई को बता दूंगा। तब तक वो ऐसे मुंडी पीछे करता है, तब तक वो देख लेता है और उसके दिमाग में एक चाल सूझती है सान्या को एक्सपोज करने का। और कहता है कि ये जो आप कर रही है ना, मैं बड़ी ताई को जाकर बता दूंगी। तो वो उसके कॉलर को पकड़ती है, कहती है अंश, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम मुझे इतने हद तक गिरने पे मजबूर मत करो कि मैं अपना हद भूल जाऊं। इसके साथ जो भी करना है मैं करूंगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। और ये मेरी बीवी है, ठीक है। इस वक्त तुम मेरे कमरे में ये सब आके मेरे पीठ पीछे कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ आया। और अच्छा यही होगा तुम यहाँ से निकल जाते, क्योंकि मुझे पता है कि आप एक नंबर की गुंडे इंसान हो, आप कुछ भी करा सकती हो, मुझे मार भी सकती हो। इनफैक्ट मैं आपका भाई हूँ फिर भी आप मुझे मार सकती हो, मगर मैं आपका ये ज़ाती ये जुल्म कंगना को सहने नहीं दूंगा। उसका हाथ वो पकड़ लेता है और कहते कि मैंने बोला अंश, छोड़ दो उसका हाथ, और कहीं मैं अपना आपा खो दूं, कह रही हूँ छोड़ दो उसका हाथ। तो कहता है कि नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लेंगी आप। और इधर कंगना बोलती है कि प्लीज अंश छोड़ दो हाथ मेरा। तो कहती है कि तुम ड्रामा करना बंद करो कंगना, ये सब तुम्हारी चाल है, तुमने मेरे भाई बहन को लड़ाने के लिए आमने सामने खड़ा किया है। तो कहती है कि मैंने क्या किया है। तो कहती है कि चुप, मैंने एक बार बोला ना, चुप, जबान एक बार नहीं खोलना। और वो शान्या को ऐसे गुस्से में देख के कंगना चुप हो जाती है, कहती है कहीं वो कुछ और ना कर दे। तब तक यशी जी जब तक कहती है कि अगर तुमने हाथ नहीं छोड़ा अंश तो समझ लेना
वो उसके गुस्से को उसकी आंखों में वो देख पा रहा होता है, उसके आंखों में जो खून उतरा हुआ होता है वो उसको देख पा रहा होता है, और वो उसके हाथों को पकड़ती है, कहती कि हाथ छोड़ दो, अब तुम्हारी भलाई इसी में है। और वो हाथ छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है, और वो बड़ी ताई के तरफ देख के जाता है। यशी जी अंदर आती हैं, कहती है कि ये क्या बेहूदगी है सान्या। जब वो अपने माँ को सामने देखती है तो कहती कि माँ आप यहाँ? तो कहती हैं कि हाँ, मैं देख रही हूँ तुम्हारी बेशर्मी और ये बेहूदगी बढ़ती जा रही है सान्या। वो तुम्हारा भाई है, तुम उससे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। तब तक यशी जी का ध्यान जो हमारी कंगना होती हैं उनके पैर से ब्लीड हो रहा होता है। वो खड़ी होती हैं, उनके पैरों से ब्लीड हो रहा होता है, तो वो ब्लड निकल रहा होता है। और कहती है ये खून कहाँ से हो रहा है? क्या हुआ बहू? तो कहती हैं कि माँ वो मेरे पैर में थोड़ी चोट लगी है। थोड़ी चोट लगी है? कैसे लगी? वो कहती है बैठो यहाँ। तो सानिया वहाँ पे खड़ी होती है। अब वो गुस्से से तिलमिला रही होती है, उसकी आंखों में खून तो उतर रहा ही होता है, मगर वो सबसे ज़्यादा कंगना पे गुस्सा होती है। इस तरीके से गुस्सा होती है कि वो अब क्या करने वाली है कंगना के साथ उसको खुद नहीं पता होता है। इधर जब वो देखती हैं तो उनकी जो पट्टी की गई होती है वो पूरी तरह से खून से भीग चुका होता है। और जब ऐसे बालों को कानों में फंसाती हैं तो उनके जो फोरहेड होता है वहाँ पे भी एक कट दिख रहा होता है। एक दिन में ही उनके चेहरे पे इतना उदासीपन वो देख के कहीं ना कहीं वो भी उदास हो जाती हैं। कहती हैं कि कंगना मुझे माफ़ कर दो, शायद मैंने ही अपनी परवरिश गलत की है। तो कहती है कि माँ क्या बोल रही हैं आप? तो कहती है कि तुम चुप रहो शान्या, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, तुमसे अभी मैं बात नहीं कर रही। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जो होता है कि शानिया जो होती हैं वो चुप हो जाती हैं। कहती कि बेटा मैं कैसे किस मुंह से माफ़ी मांगूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की और उसके बाद अब तुम्हारे साथ ये सब कर रही है, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। तो कहती कि माँ आप प्लीज़ ऐसा मत कहिए, वो मेरा पैर ऐसे तो पूरा कांच टूटा हुआ होता है। तो कहती कि ये मुँह से कांच टूट गया था तो उस पर मेरा पैर पड़ गया था अचानक से, तो इसलिए। तो कहती कि कितना झूठ बोलोगी कंगना, कितना झूठ बोलोगी। इसकी की हुई गलती की सज़ा तुम देने की जगह पे इसकी गलती पे पर्दा डाल रही हो। ये सही नहीं है, तुम ये सही नहीं कर रही हो। कहती कि माँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो कहती कि मुझे पता है, ये तुम्हारे चेहरे पे, ये तुम्हारे माथे पे ये जो कट है, मैंने ये तो सुबह देख लिया था, मगर मैंने कुछ बोला नहीं इसको। इसकी बदतमीजियाँ बढ़ती जा रही हैं, मुझे इसको सुधारना पड़ेगा। वो कहती हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। और कहती है कि मैं तुम्हारे पैरों में गिर के माफ़ी मांगती हूँ। जब वो पैरों को हाथ लगाने जाती हैं और शानिया कहती माँ प्लीज़, तो कहती हैं कि तुम चुप रहो, कह रही हो शानिया, तुम्हें बोलने की मैंने अधिकार नहीं दिया है इस वक्त, तुम चुप रहोगी, और तुमने बहुत बोल लिया है, अब मेरी बारी है। तुम्हें जितना प्यार से मैं बात करती गई तुम उतना ही सर चढ़ती गई। अब नहीं चढ़ सकती हो सर। अब तुम चुपचाप खड़ी रहो और मेरी बात सुनो। वो जाती हैं, फर्स्ट एड किट निकालती हैं उनके ड्रॉर से, और वो फिर से जो हमारी कंगना होती हैं उनका एक बार फिर से पट्टी करती हैं, जिसके दर्द से उनके मुंह से सिसकियाँ निकल रही होती हैं। जो कंगना होती हैं फिर भी वो बर्दाश्त कर रही होती हैं। अब वो सान्या ये सारी चीज़ें उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उनका गुस्से का जो पारा होता है, एक तो अंश, फिर उन्होंने सुबह में अंश को ऐसे देख लिया होता है, एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं। अब वो पट्टी करने के बाद वो रखती हैं, कहती है कि कंगना मैं अभी आती हूँ। जो यशी जी होती हैं वो सानिया का हाथ पकड़ती हैं और उसको टेरेस पे लेके जाती हैं, और टेरेस पे ला के कहती हैं कि ये क्या बेहूदगी है तुम्हारा सानिया, ये बहू के साथ तुम कैसी हरकतें कर रही हो।
हाँ, तुमको मैंने ऐसे ही संस्कार दिए थे। मैंने जब उसके चेहरे पे उदासी और उसके माथे को अपने बालों से छुपाते हुए देखा, तभी मैं समझ गई थी कि तुमने उसके साथ कुछ किया है। और अभी इस तरीके से तुम उसके साथ पेश आई हो, हाँ, कि तुम अपने बड़े छोटों का लिहाज भूल गई हो। तो कहती कि माँ मैंने कुछ नहीं किया है। तो कहती है कि किसने किया है फिर? तुम्हारा फैसला था, तुम्हारा मन था, तुमने किया है अंश को हटा के कंगना से शादी। और तुम अब उसके साथ ऐसा बिहेवियर दिखा रही हो जो कि बिल्कुल सही नहीं है। क्या तुमको मैंने ऐसे ही संस्कार दिए थे कि तुम दूसरों को चोट पहुंचा के तुम खुश रहो? तुमने अपनी बहन, अपने भाई की खुशी छीन ली, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने उस लड़की के साथ ऐसा बर्ताव किया, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। अपने छोटों पे हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। अब तुम करना क्या चाहती हो? तुम साबित क्या करना चाहती हो सान्या? कि तुमको मैंने एक जगह भेजा तुमको अच्छा इंसान बनने के लिए, एक इंसान वापस आए, एक रहम दिल, एक नरम दिल इंसान बन के वापस आओ। तुमको कभी तुम्हारे पैसे का नशा तुम पे ना चढ़े, मगर तुम तो हैवान बन के आई हो। हाँ, तुमने कभी अपने गिरबान में झांक के देखा है कि तुम कैसी जानवर इंसान बन चुकी हो, जहाँ पे तुम अपने छोटे भाई का लिहाज नहीं कर पा रही हो? वो तुम्हारा भाई है, तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। उनकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं और वो सान्या को सुनाए जा रही होती हैं। सान्या चुपचाप सुने जा रही होती है, सान्या कुछ नहीं बोलती है। कहती है माँ आप मेरी बात सुने, आप इतना गुस्सा ना करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो बस यही 2 शब्द बोलती है। कहती है इसका चिंता मत करो, ठीक है? तुम्हें इस चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें यदि इतना ज़्यादा तुम्हें चिंता होता तो तुम कंगना के साथ जो की हो, तुमको ये सारी चीज़ें करने के बाद भी वो लड़की तुम्हारे साथ रिश्ता निभाने के लिए तैयार है। नहीं तो तुम्हारे इस रिश्ते का कोई लीगली कोई है नहीं कि कुछ कर सकती हो उसके खिलाफ। या तुम उसको रोक सकती हो अंशेश्वर से शादी करने के लिए, मगर वो लड़की तुम्हारे साथ निभा रही है, तुम्हारी इस गलतियों को बर्दाश्त कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ जाति पे जाति करती चली जाओगी। तो कहती है माँ मेरी बात तो सुन लीजिए। तो कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, अगर आज के बाद उसके साथ कुछ भी गलत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये बात अभी मेरे पास है, कल तक तुम्हारे बाबा के पास पहुंच जाएगी। और ये बोल के चली जाती हैं। इधर शानिया जो होती हैं, वो जो उनके जो झूला होता है उसका जो पाइप होता है उस पे वो बहुत तेज खींच के हाथ मारती हैं और कहती है कंगना तुमने ठीक नहीं किया, ये जो तमाशे कर रही हो ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुमने ये बिल्कुल सही नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करके जीत जाओगे मुझसे? कभी नहीं। इधर जो कविता होती है वो कॉल पे ही होती है, ये सारी बातें वो सुन चुकी होती है। जब वो कॉल पे फिर से कान तक लगाती है तो कहती है कि हेलो, तू कंगना ठीक है? तो कहती है कि तू अभी तक कॉल पे ही है? तो कहती है कि हाँ। तू ठीक है? तो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं चल तेरे से बाद में बात करती हूँ। कंगना रोने लगी होती है, उसकी वॉइस जो होती है रोने रोने वाली हो चुकी होती है। कविता बोलती है कंगना तू कब से तू इतनी ज़्यादा कमज़ोर होने लगी? तू स्ट्रांग है यार, तू ऐसे नहीं टूट सकती। तुझे पता लगाना पड़ेगा कि कंगना तुमसे इतनी नफरत क्यों करती है, सॉरी सानिया तुमसे इतनी नफरत क्यों करती है। जब तक तूने इसके बारे में पता नहीं लगाया तब तक तो तेरी लाइफ कभी सुधर नहीं सकती है। उसके जहन से ये बात जब तक निकालेगी नहीं तब तक ये सारी चीज़ें मिटेंगी नहीं। जब ये सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं, अब जो होता है कि कंगना जो होती हैं, अब वो सोच चुकी होती हैं कि अब वो वजह पता करके रहेंगी। इधर ये सारी बातें होती हैं, फिर वो शानिया जो होती हैं वहाँ से अपने ऑफिस निकल जाती हैं। ऑफिस निकलने के बाद वो रास्ते में ये सारी चीज़ें सोचते जा रही होती हैं। अंश का यूँ उसके कमरे में आना, अंश को यूँ मॉर्निंग में कंगना को गले लगाना, बहुत सारी चीज़ें जो उसके दिमाग में चल रहा होता है वो बैक टू बैक दिमाग में उसके चले जा रहा होता है कि शायद कंगना जानबूझ के ये सारी चीज़ें कर रही है, जिसकी वजह से उसके घर का माहौल ख़राब हो और वो ऑलरेडी उसके घर वालों की नज़र में बुरी बन चुकी है और वो बुरी बन जाए।
सान्या कहती है कि कंगना तुम अपने सोच में कामयाब नहीं हो पाओगी, मैं होने नहीं दूंगी तुम्हें। तब तक इधर जो होते हैं अंशु आती है, और अंशु जब आती है कंगना से मिलने के लिए उसके दरवाजे पर नॉक करती है। तो कहती है हाय भाभी, क्या कर रही हो? तो कहती कुछ नहीं, आओ अंदर आओ। तो कहती कुछ नहीं, क्यों कुछ नहीं कर रही हूँ, चलो शॉपिंग चले। तो उसके पैर में वो चोट देखती, कहती कि भाभी आपके पैर में तो चोट लगी है, कैसे जाएंगे? तो कहती है कि वही आज नहीं चलते, फिर कभी चलते हैं। तो कहती है कि ठीक है, आपको मैं आपके लिए जूस लेके आऊँ? तो कहती है कि नहीं, तो चलो मैं कुछ आपको फ़नी चीज़ें बताती हूँ। तो कहती हैं कि ठीक है बताओ। तो वो अपने घर की पुरानी हिस्ट्री बता रही होती हैं कि कैसे पहले घर वाले रहते थे, कैसे शान्या सबका केयर करती थी, सारी चीज़ें कैसे होती थी, और शान्या जो पहले कैसी थी। सान्या के बारे में वो बहुत सारी बातें बताती है, जिससे उसको ये पता चलता है कि सान्या जो अभी है वो पहले नहीं थी, वो अब उसका बिहेवियर ऐसा हुआ है। अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या बातें चल रही होती हैं, मगर जो भी बातें चल रही होती हैं अब वो सोच नहीं पा रही होती, समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे और कैसे करे। अब कहीं न कहीं उसके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है, और उसको ये बात जाननी तो पड़ेगी। तब तक शाम ढलती है, फिर जो हमारी यशी जी होती हैं वो संध्या जी पूछती हैं कि यशी बहुत देर से कंगना नहीं दिख रही, कहाँ है वो? तो कहती हैं कि, और शाश्वत जी भी पूछते हैं। तो शाश्वत जी जब पूछते हैं तो कहते हैं कि बहू, बड़े छोटी बहू कहाँ है? तो कहती पिताजी वो उसके पैर में थोड़ी सी चोट लग गई है ना, तो वो अपने कमरे में है। तो कहती कैसे लगी? हाँ, ध्यान कहाँ था उसका? सब लोग वरीड हो जाते हैं, क्योंकि कंगना अपने लिए सबके दिलों में जगह बना चुकी होती है। उसका जो नेचर होता है, जो सॉफ्ट नेचर होता है, उसकी वजह से वो अपने लिए उन सबके घर दिलों में एक घर बना चुकी होती है। वो काफ़ी अच्छी लड़की भी होती है वैसे, बाय द वे। और इधर जो शालू जी होती हैं, जो उनकी माता जी होती है, वो फ़ोन लगाती हैं कंगना पे। कंगना से पूछती हैं कि तुम कैसी हो बेटा, तुम ठीक हो? तो कहती कि हाँ बेटा, मैं अभी भी कह रही हूँ, अभी भी वक्त है, तुम आ जाओ, तुम्हें वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे वापस आ जाओ बेटा, तुम्हें वो शादी निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहती है माँ, आप कुछ टाइम पहले आपने जो कहा था मैंने किया, अभी मुझे मैं जो कर रही हूँ वो आप करने दो प्लीज़। तो कहती हैं कि जो तुम्हें दिल में आए तुम वो करो। वो गुस्से में फ़ोन रख देती हैं। वो फ़ोन की होती है उनको समझाने के लिए, मगर वो बात समझ नहीं पाती हैं और फ़ोन वो रख देती हैं। इधर जो सानिया होती हैं ऑफिस पहुंचती हैं, वो गुस्से में सब लोगों पे गुस्सा किए जा रही होती हैं। काम होता है, काम कराती हैं, करती हैं, और फिर वो घर वापस आ जाती हैं। शाम ढल चुकी होती है घर पे। शाश्वत जी और संध्या जी होते ही हैं। आशीष और वर्धन जी वो लोग भी घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद जो इनकी मॉम होती हैं वो जो सामने को बड़े घूर घूर के देख रही होती हैं। इधर जो होती हैं हाथों से सहारा देते हुए ये जो अंशु होती है उसको नीचे लेके आती है। तो फिर शाश्वत जी और संध्या जी पूछते बेटा तुम ठीक हो ना कंगना? तो कहते कि हाँ हाँ दादा दादी मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? तो देखिए मैं फिट हूँ एकदम। तो उसको ऐसे देख के ना उन सब के आंखों में ना एक अजब सी नमी होती है, और ये सानिया जो होती है वो कुछ नहीं बोल रही होती है। वो कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले की जो शांति होती है उसके चेहरे पे दिख रही होती है। वो शांति कहीं ना कहीं वो ये चीज़ समझ चुकी होती है। जब सानिया जो देखती है, सानिया को ऐसे चुप देखती है, तो कंगना समझ चुकी होती है, कहती है कि पक्का अब ये कुछ करने वाली है। पर क्या, इतनी शांत तो ये नहीं रहती। और इधर जो अंश होता है वो भी आ जाता है, डाइनिंग टेबल पे बैठता है। दोनों आमने सामने बैठते हैं, दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। यशी जी होती हैं, वो कहती हैं कि सान्या कुछ लोगी या बस ऐसे ही रहोगे? घर वाले भी अब धीरे धीरे उस बात को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, कंगना के साथ सान्या को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। बट
पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होते हैं। थोड़ी बहुत बातें होती हैं, काम काज की बातें होती हैं। तो यशी से पूछते हैं, सॉरी, वर्धन जी पूछते हैं सान्या से कि जो असाइनमेंट दिया हुआ था वो पूरा हो गया बेटा? तो कहती हैं जी पापा हो गया है, और मैंने वो फाइल भी पहुंचा दी है। तो कहते हैं ठीक है। और आशीष से पूछते हैं कि तुमको मैंने गांव का जो ज़मीन है मैंने उसके बारे में बोला था, उसका क्या हुआ? तो कहते हैं कि हाँ हो गया है भाई साहब। तो कहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी वकील से कंसल्ट करके वो कंगना के नाम पे करा दो। तो कहते हैं कि क्यों? सान्या पूछती हैं। तो कहते हैं कि वो हमारे घर के हिस्सा है, और अगर बाय द वे इन फ्यूचर हम दोनों नहीं रहेंगे तो वो तुम्हारे भरोसे तो नहीं रहेगी ना, वो उसके लिए कुछ चाहिए इसलिए। तो वो उसके तरफ देखती है और फिर कहती कि ये मैं होने नहीं दूंगी, मैं अपने घर से एक तनका तुम्हें नहीं दूंगी। सान्या अपने मन ही सोच रही होती है। तब तक ये सारी चीज़ें तो चल रही होती है, खाना वाना खाते हैं सब, बर्तन रिप्लेस होता है। फिर सान्या जो होती है वो जा रही होती है ऐसे ही। तो उसके दादा दादी होते हैं शाश्वत जी और संध्या जी, कहते कि बेटा तुम ऐसे कैसे जा रही हो, साथ में कंगना को भी लेके जाओ, इनफैक्ट तुम्हारी वाइफ है और उसको चोट लगी है तो हेल्प करना तुम्हारा धर्म बनता है। जब ये बोलती है तो थोड़ा सा जो अंश होता है उसको थोड़ा सा इस बात से गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या ज़रूरत है ये सब बोलने की। वो अब इन सब बातों की कहते हैं जी दादाजी क्यों नहीं, मेरी वाइफ है उसका ध्यान तो मैं रखूंगी ही। वो अंश की तरफ देख के बोलती है। कहीं एक अलग सा ही टेंशन चल रहा होता है दोनों भाई बहन में, जो कि बल्कि बिल्कुल ही वाजिब नहीं होता है। और वो कमरे में उसको लेके जा रही होती है। जाते से ही कमरा का ये जो डोर लगाती है, जो कंगना का हाथ होता है वो तुरंत छोड़ देती है, जिसकी वजह से कंगना डिसबैलेंस होती है और वो जाके बेड पे बैठती है। कहती कि तुम खुद को क्या समझती हो कंगना, तुमको लगता है कि तुम ये ड्रामा करोगी, मुझे इस घर वालों के सामने विलन साबित कर दोगी तो तुम्हें क्या लगता है मेरे घर वालों को अपनी तरफ कर लोगी? कभी नहीं, कभी नहीं, और ये कभी होगा नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगता है मेरे घर वालों को बेवकूफ़ बना सकती हो तो क्या मुझे भी बना दोगी? ये भी नहीं होगा। तो कहते कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है सान्या, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो, मैंने किया क्या है? वो बैठी होती है, अब बेड पे वो वहां से खड़े हो गए आती है, कहती कि तुम पूछ रही हो कि तुमने किया क्या है? हाँ, तुमने मेरे प्यार को ठुकराया है, तुमने मेरे प्यार को बदनाम किया है, तुमने और तुम्हारी फैमिली ने, तुम्हारे बाप ने मेरे डैड को मारने की कोशिश की थी। समझ आया? तुम्हारा खानदान सब एक नंबर के कमीने और धोखेबाज टाइप के इंसान हैं। तो कहती कि मैं सब कुछ सुन सकती हूँ सान्या, मेरे डैड के बारे में कुछ मत बोलना। कहती क्यों ना बोलूँ, तुम यही सुनना चाहती ना, लो मैं आज बताती हूँ तुम्हें। क्यों? तुमने विवेक का प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट किया था? तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बट उस टाइम तुम ये जानती थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें खुश रख पाऊंगी, या तुम्हें ये लगता था कि मैं तुम्हें झूठ बोल रही हूँ अपने रईसी का जो बाजार वो लोग दिखा रहे थे मैं नहीं दिखा पा रही थी, तो तुम इस वजह से तुम्हें ये लगा कि विवेक मुझसे ज़्यादा बेहतर है? अच्छा तुम सोच के क्या गई थी ये मुझे बता दो कंगना, तुमने उसका प्यार क्या सोच के एक्सेप्ट किया था? तुम मुझे देखने आई हॉस्पिटल में, हाँ, उसके बाद तुम बताना क्या चाहती थी? तुम बहुत रहमदिल हो, तुमने उसका प्यार एक्सेप्ट करके बहुत गलत किया, तुमने मेरा प्यार ठुकराया, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो कहती है कि तुमने कब बोला, तुमने ये बोला ही नहीं था सानिया, तुम भूल रही हो।
अपनी नफ़रत के आग में तुम ये सारी चीज़ें भूल रही हो कि तुमने बोला ही नहीं मुझसे। तो कहती कि क्या मैं नहीं बोलूँगी तो तुम्हें समझ नहीं आता था? जो साथ घूमती थी, मेरे साथ रहती थी, तुम्हें समझ नहीं आया? तो कहती कि नहीं आया, हर बात को बोलना ज़रूरी होता है। तो कहती कि हाँ, ज़रूरी होता है, मगर मैंने नहीं बोला। चलो ठीक है, मैं उस चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ कर भी दूँ, मगर मेरे डैड को मारने के लिए तुम्हारे डैड ने जो कोशिश की, वो गलत किया। मेरे घर वालों को बर्बाद करने की कोशिश की, वो गलत किया। और सबसे बड़ी गलती, तुमने उस घर में, अपने बाप के घर में पैदा होके सबसे बड़ी गलती की। सबसे बड़ी वजह नफ़रत करने की ये है। पता नहीं किस मंसूबे से इस घर में आई हो तुम। क्या पता मेरे भाई को मार दो, क्या पता कि फिर से तुम मेरे घर वालों को मारने के लिए आई हो। तुमको ज़्यादा दिन इस घर में मैं टिकने नहीं दूंगी, और ना ही तुम्हारे मंसूबों में मैं तुम्हें कामयाब होने दूंगी। कंगना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये भोली सी सूरत मुझे पिघला देगी? गलत सोचती हो। तो ये सारी बातें सुन के हमारी कंगना जो होती है चुप होती है। कहती कि मेरे डैड, और तुम क्या बोलती रहती हो कि तुम्हारे डैड मर चुके हैं? तुम्हारा डैड जिंदा है। हाँ, क्यों दुनिया से छुपा के रखना है कि तुम्हारा बाप जेल ना चला जाए? मैं उसको जेल भिजवा के रहूंगी, और इतने सबूत तो काफ़ी हैं जो तुम्हारा बाप जेल जा सके। तो कहती क्या, मेरे डैड जिंदा है? तो वो जब बोलती है कि हाँ तुम्हारा बाप जिंदा है, और जब राहुल को फ़ोन करती है, कहती कि राहुल कुछ प्रूफ्स भेजो, तो वो उसके डैड के जो वर्धन जी होते हैं, उनके गाड़ी का ब्रेक फेल करते हुए जो फोटोज़ उनके पास होती हैं, वो उनको दिखाती है। कहते कि नहीं, ये नहीं हो सकता। कहते कि ये हुआ है, और तुम बाप बेटी, तुम्हारे पूरे खानदान का मैं जीना हराम कर दूंगी। तो कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम गलत समझ रही हो। तो कहती कि मैं गलत समझ रही हूँ? सही समझाओ फिर मुझे। और वो वहाँ से दरवाज़ा खोलती है और चली जाती है। वो टेरेस पे जाके खड़ी होती है। तो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे हम कल। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।